अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं अफ्रीकन एयरफोर्स फोरम में होने वाली GF-17 थंडर के पायलट की स्पीच के हवाले से। उसके अलावा बात हम करेंगे कि गिड्स ने मॉरिटेनिया के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, या मैं यूं कहूं कि उनके एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं, उनको अपने वेपन्स को पिच किया है। और मॉरिटेनिया पाकिस्तान से किस किस्म के वेपन सिस्टम्स को ले सकता है, हम इसकी पॉसिबिलिटी पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा ये अफ्रीकन एयरफोर्स फोरम है क्या और उसकी पाकिस्तान के लिए अहमियत क्या है, हम इसको लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि अफ्रीकन एयरफोर्स फोरम 2024 ये अफ्रीका की मुख्तलिफ कंट्रीज की तरफ से कोलैबोरेशन है। नाइजीरिया में ये मुनक्किद किया जा रहा है। पूरे का पूरा आप इसे डिफेंस एग्जीबिशन कह सकते हैं, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों के प्रोडक्ट्स को देख रही हैं और अफ्रीकन कंट्रीज इन मुल्कों के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगी। अपनी एयरफोर्स आर्मी के लिए, नेवल प्लेटफॉर्म्स के लिए वो इक्विपमेंट लिया जाएगा। यहाँ पाकिस्तान की गिड्स, टर्किश कंपनीज, इवन आई थिंक इंडिया से भी कंपनीज हैं, उसके अलावा दूसरे चाइनीज कंपनीज और रशियन कंपनीज भी compete कर रही हैं। पाकिस्तानी गिड्स ने यहाँ काफी चीजों को एग्जीबिशन के तौर पर पेश किया हुआ है। और यहाँ सबसे अहम चीज जो है कि इस पूरे के पूरे फोरम में जो लोग स्पीच देंगे, यानी कि अपना खिताब करेंगे, उनमें GF-17 थंडर का एक पायलट भी है और गिड्स के CEO भी हैं, जिनका नाम असद कमाल है। अब जो GF-17 थंडर के पायलट हैं, इनकी स्पीच सबसे पहले है, उसको आप यहाँ देख भी सकते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद बिलावल है, जो कि GF-17 थंडर के टेस्ट पायलट हैं पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। और इस तमाम पूरे सिलसिले में एक और कड़ी भी मिलती है कि 24 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ GF-17 थंडर और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से कुछ ऑफिशियल्स ने नाइजीरिया का दौरा भी किया है। एक तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इतना अहम दौरा नाइजीरिया का होना, और दूसरी तरफ जो अफ्रीकन एयरफोर्स फोरम है, यहाँ पर GF-17 थंडर के पायलट का स्पीच देना, ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है, क्योंकि फिलहाल नाइजीरिया GF-17 थंडर्स को यूज कर रहा है और फ्यूचर में फॉलो ऑन मजीद ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे नाइजीरिया की तरफ से, अभी तक की जो मालूमात मौजूद है। उसके अलावा दूसरे कंट्रीज भी हैं जिनकी एयर फोर्सेस बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, क्योंकि अफ्रीका में 4th जनरेशन जहाज या तो GF-17 थंडर है या रशियन MiG-29 है। और MiG-29 चूंकि पुराना एयरक्राफ्ट है, तो बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज तो वो हैं जिनके पास जंगी तैयारे के नाम पर ये पुराने टकोनो एयरक्राफ्ट और इस तरह के 2nd या 3rd जनरेशन के जहाज होंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, इंसर्जेंसीज हैं, दाइश जैसी बहुत सी तंजीमें हैं और लोकल तंजीमें हैं जिससे जमीनी फौजें लड़ने के काबिल नहीं है। यहाँ अमेरिका ने भी अपनी फौजियां घुसाई हुई हैं, रूस का वैगनर ग्रुप भी यहाँ मौजूद होता है, और यहाँ इंसर्जेंट मूवमेंट्स भी होती हैं, यानी कि दहशतगर्द मूवमेंट। तो ये खिचड़ी बनी हुई है पूरे का पूरा सेंट्रल अफ्रीका और नॉर्दर्न अफ्रीका। तो इस वक्त वो मुल्क जो अब इन तमाम इंसर्जेंसी से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, वो अपनी एयर पावर को इनहेंस कर रहे हैं कि उनके पास जंगी तैयारे हों, उनके पास बेहतर आर्म ड्रोन्स हों, तो वो इन इंसर्जेंट मूवमेंट्स के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशंस करें और इन्हें अपने मुल्क से निकाल लें, या इनके खिलाफ एक बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स तैयार किया जा सके। और इसी को लेकर नाइजीरियन एयरफोर्स ने काफी कामयाबी हासिल की है। नाइजीरियन एयरफोर्स ने जब से GF-17 थंडर लिया है, उसके बाद उन्होंने कुछ UCAV प्लेटफॉर्म्स लिए चाइना से, विंगलोंग 2 जैसे। उसके बाद उनकी कंट्री में बोको हराम मिलिटेंट्स के अटैक में कमी आई। उसके अलावा उनकी जो इंटेंसिटी और शिद्दत होती थी इन टेरर अटैक्स की, उसमें भी कमी आई। यहाँ एक बहुत ही ज्यादा अहम डेलीगेशन मॉरिटेनिया की तरफ से आया। मॉरिटेनिया एक अफ्रीकन कंट्री है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, और इसे डायरेक्टली रिसीव किया जो CEO हैं गिड्स के, असद कमाल, उन्होंने। और यहाँ उन्हें ब्रीफिंग दी गई है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स पर, यानी कि जो जंगी ड्रोन्स होते हैं जो पाकिस्तान तैयार करता है। उसके अलावा जनरल पर्पस बॉम्ब्स पर, जो कि पाकिस्तान GP-81, GP-82, 83, 84 सीरीज के बॉम्ब्स तैयार करता है। और उसकी वीडियो को आप यहाँ देख सकते हैं। अब जो जो इवेंट्स हुए हैं, मैं उनकी वीडियो और उनकी तस्वीर साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। मॉरिटेनिया के बारे में मैं आपको एक अहम चीज बता दूं कि इनकी एयरफोर्स में कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, सिर्फ पुराने टकोनो एयरक्राफ्ट हैं जो कि लाइट अटैक करने के काबिल हैं। और मॉरिटेनिया की एयरफोर्स के पास कोई भी ड्रोन सिस्टम मौजूद ही नहीं है, यानी कि ये वो एयरफोर्स है जिसके पास कोई ड्रोन नहीं है। इनके पास जासूसी निगरानी करने के लिए कोई प्रॉपर इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। यहाँ बहुत से एक्सपर्ट्स ये बिलीव रखते हैं कि मॉरिटेनिया पाकिस्तान के शार्पर 2 UCAVs में काफी ज्यादा दिलचस्पी का इजहार करेगा, एंड फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तानी शार्पर UCAV या ये जो जंगी ड्रोन है पाकिस्तान के, ये मॉरिटेनिया की सर्विस में जाएं, क्योंकि मॉरिटेनिया में 2005 से लेकर आज तक दाइश मौजूद है और वो बहुत बड़े पैमाने पर वहां तबाही भी मचाती हैं। इसको लेकर ये UN की रिपोर्ट को आपने यहाँ देख लिया होगा। उसके अलावा मॉरिटेनिया में इनके लिए बाकायदा इनकी फौज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तक शुरू किया गया वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, ताकि इनकी फौज को इस काबिल बनाया जा सके कि वो इन आईसिस के दहशतगर्दों से लड़ सकें।
लेकिन मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अफ्रीकन कंट्रीज में मेजोरिटी उन कंट्रीज की है जिनकी फौजें इन इंसर्जेंट ग्रुप से भी ज्यादा वीक है, तो इसलिए इनको अपनी एयर फोर्सेस पर ज्यादा रिलाई करना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा डाउनग्रेडेड चीज ये है कि बहुत से ऑलमोस्ट 80% मुल्क वो हैं जिनकी एयर फोर्सेस ना होने के बराबर है, और मॉरिटेनिया भी उन्हीं मुल्कों में से एक है। मतलब अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क के पास ड्रोन सिस्टम ही मौजूद नहीं है। तो इस वजह से इनकी एयरफोर्स ऑफिशियल्स का दौरा करना पाकिस्तानी स्टॉल का और यहाँ शापर ड्रोन में उनका दिलचस्पी का इजहार करना, ये बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके अलावा ये पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी डिफेंस इक्विपमेंट को अफ्रीका तक उनकी रसाई के लिए नए दरवाजे खोलेगा। नाइजीरिया की सूरत में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली, पाकिस्तान को GF-17 थंडर के ऑर्डर्स मिले, मुशाक एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स मिले, और हमें फ्यूचर में यहाँ पाकिस्तानी आर्म ड्रोन्स और उसके अलावा जो दूसरा इक्विपमेंट होता है जैसे कि रेंज एक्सटेंशन किट्स हैं, स्मार्ट बॉम्ब्स हैं, जनरल पर्पस बॉम्ब्स हैं, और उसके अलावा दूसरा जो बहुत सा इक्विपमेंट होता है, इवन पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी तैनात किए जा सकते हैं ऐसे कंट्रीज में, ताकि वो इन्हें ट्रेनिंग दे सकें। क्योंकि ये जितनी भी ऑलमोस्ट कंट्रीज हैं शुमाली अफ्रीका में और सेंट्रल अफ्रीका में, ये ऑलमोस्ट ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज ही हैं। तो ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।